चलिए भाई, फाइनली मैकेनिक्स हमारी ओवर हो चुकी है ना, ग्रेविटेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा सॉलिड। और जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेई में आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं पूरे चैप्टर से, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सारे टॉपिक मिला के, ठीक है। और नीट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉलिड पे मिल सकते हैं, ठीक है। जेई में तो 2 फिक्स, नीट में आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉलिड्स फ्लूइड्स कंबाइंड, ठीक है। सॉलिड्स फ्लूइड्स का मतलब है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी को मिला के, ठीक है। तो आज हमारा डिस्कशन है वो सॉलिड्स के बारे में है। और यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से मतलब ये कि अगर आप सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो, ठीक। तो देखिए भाई, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आप फोर्सेस को रिमूव करते हो, तो फोर्सेस को रिमूव करने पे बॉडी क्या करती है? अपना शेप रीगेन कर लेती है। तो एबिलिटी टू रीगेन शेप, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। और जो शेप रीगेन नहीं कर पाएगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा प्लास्टिक, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बारे में समझना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी मत बोलना सर थ्योरी को पढ़ा रहे हो, बहुत से बच्चों को ये टेंशन होनी रहती है सर क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो। आपको पता है जैसा पेपर बनता है ना, एक भी मार्क गया तो गड़बड़ हो जाती है, फिर सब आना चाहिए आपको। तभी मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ बनता है और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप समझिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे बिहेव करती हैं आपकी, ठीक है, किसी सब्सटेंस में। देखो भाई क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हुए सारे, ठीक है, इनके बीच में क्या लगी है? स्प्रिंग्स, ऐसे, ठीक है। हर जगह पे मॉलिक्यूलर फोर्स भी स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग क्या है? यही हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स का जो बिहेवियर होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब को कॉम्प्रेस कर दूं तो आपको पता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वापस अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्यूब को खींच दूं तो भी सारा ये जो है, अगर मैं फोर्सेस को हटाऊंगा खींचने के बाद तो फिर ये वापस अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या होता है पता है? अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में सपोज करिए एक स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप इनको, अच्छा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपको पता है कि स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये 2 मासेस रखे हैं यहाँ पे तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनका सेपरेशन बढ़ा दो, अगर आप सेपरेशन बढ़ा के ऐसे कर दो तो फिर क्या होगा? इनके बीच में एक फोर्स आएगा जो इनको वापस खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। या आप इनको कंप्रेस कर दो तो कंप्रेस करने पे क्या होगा? ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, और इनके बीच में फोर्सेज आएंगी जो फोर्सेज इनको क्या करेंगी? इनको दूर करने की कोशिश करेंगी। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी आपके ऐसे ही होते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होती है, उस सर्टेन डिस्टेंस पे जो उसके बीच का फोर्स होता है वो 0 होता है। अगर आपने उसको कंप्रेस किया और उन मॉलिक्यूल्स को पास लाए तो जब आप पास लाओगे तो उनके बीच में एक रिपल्शन डेवलप होगा, या अगर उन मॉलिक्यूल्स को आप उस सर्टेन डिस्टेंस से दूर करोगे तो उनमें अट्रैक्शन डेवलप होगा। ये बिहेवियर होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलास्टिसिटी के लिए। समझा? तो जो फोर्स है हमारी मॉलिक्यूलर फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स की तरह होती है। जैसे स्प्रिंग से 2 ब्लॉक अटैच हैं, आप अगर उनको कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगी, खींचोगे तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी, ठीक है। इसके ग्राफ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो पूछेगा नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। अभी फोर्सेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है ना, कोई इनवर्स स्क्वायर लॉ उस तरह से फॉलो नहीं करती कि आपको कोई फॉर्मूला बता दिया जाए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ग्राफ ऐसे बन के आता है ग्राफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है,
अब आप सबको पता है अगर पोटेंशियल पॉजिटिव होती है, ठीक, अच्छा ऐसे समझो आप, तुम्हारा फोर्स होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये फोर्स की वैल्यू होती है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यहां पे यू पोटेंशियल एनर्जी और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो आप इसको ले लेते हैं आर नॉट, दिस इज आर नॉट, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप फोर्स देखोगे, है ना, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। तो यार ये जो हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स से फोर्सेस होते हैं, जैसे हमारा ये फोर्स हो गया, कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, या जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स हो गए, इसको हम लोग पोटेंशियल के ग्राफ से समझते हैं। तो क्या होता है, आप देखोगे तो यहां पे इसकी स्लोप जीरो आएगी, मतलब डी यू बाई डी आर आपका जीरो होगा एट दिस पॉइंट। इससे पहले आप देखोगे तो स्लोप निगेटिव आएगी, इसके बाद आप देखोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप निगेटिव है और यहां पे स्लोप जीरो। तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो पता ही चलता है कि ये एक पॉइंट आर नॉट है जहां पे स्लोप जीरो है। इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले स्लोप निगेटिव है, तो आर लेस देन आर नॉट, अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में इससे कम है, ठीक है, तो डी यू बाई डी आर इज निगेटिव, और अगर आपका डी यू बाई डी आर निगेटिव है तो आपका फोर्स आ जाएगा पॉजिटिव, फोर्सफुली पॉजिटिव। तो आर नॉट से जो पहले फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब रिपल्शन होता है, पता है। तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, आर नॉट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है। और इससे पहले आपका जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए रिपल्शन होता है। एंड बियॉन्ड आर नॉट, अगर डिस्टेंस को मैं आर नॉट से ज्यादा कर दूं, इफ आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, तो क्या होता है कि आपका ये फोर्स स्लोप पॉजिटिव हो जाता है और फोर्स निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ये बन जाता है, बस ग्राफ बना के दे देता है और आपसे बताया, क्या पूछ लेता है कि बताओ फोर्स कहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी कहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव और कहाँ पे रिपल्सिव है, और कहाँ पे फोर्स जीरो है, ठीक है। तो जहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंशियल जीरो होता है वहाँ पे फोर्स हमारी जीरो रहती है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। अब इसी से अगर आप इसका आप एफ वर्सेज आर ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो इसका एफ वर्सेज आर ग्राफ भी कुछ कुछ इसी तरह का बनेगा। और अगर आपका अगर आपका एफ वर्सेज आर का ग्राफ बना हुआ है और बहुत दूर जाने पे फोर्सेज इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो आपकी मॉलिक्यूलर फोर्सेज इनइफेक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये एफ है और ये आर है, और इस जो वहां पे आर नॉट आया था वो आर नॉट इस बार यहां पे आएगा, ये आएगा आर नॉट, इस बार फोर्स यहां पे जीरो है। तो इससे पहले आपका फोर्स पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे रिपल्शन होगा। देख ध्यान रखना आप, ये गड़बड़ी हो जाती है कि फोर्स का ग्राफ बना है तो यहां पे रिपल्शन होगा, इसके बाद आपका फोर्स निगेटिव है तो यहां पे अट्रैक्शन होगा, यहां पे रिपल्शन और वहां पे अट्रैक्शन, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनता है आपका। तो समझ गया आप। फाइनली बात ये है कि जो हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, है ना, उनका बिहेवियर स्प्रिंग की तरह होता है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उनमें कोई लोड नहीं होता है, उनको दबाओगे तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, उसको एक्सपेंड करेगा, और खींचोगे तो फिर एक फोर्स डेवलप होगा जो उसको वापस लाएगा। अब यहाँ से हम समझते हैं स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेस पर डिस्कशन होगा हमारा। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस पे भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यार, केवल स्ट्रेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है, ढंग से समझना टॉपिक को। तो देखो क्या होता है स्ट्रेस में, समझ लो कि ये कोई रॉड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए, सोचो आप ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए, ऐसे 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 लेयर्स, सोच लो ऐसे लेयर्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारी लेयर्स हो गई। और मैंने इसको क्या किया, इधर पकड़ के ऐसे खींच लिया और इधर पकड़ के ऐसे खींच लिया, एफ और एफ फोर्स से, ठीक है। खींचोगे तो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या लगी, इमेजिन करके बीच में स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। तो आप इनको इधर खींचोगे तो स्प्रिंग्स खींचेंगी, और जब स्प्रिंग्स खींचेंगी तो क्या होगा बताओ, जब स्प्रिंग्स खींचेंगी तो
वो दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, स्प्रिंग मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स, समझे, और मॉलिक्यूलर फोर्स को मैं स्प्रिंग से समझ रहे हैं। तो इधर एफ लगाया, इधर एफ लगाया, दोनों को खींच दिया, तो मॉलिक्यूल्स दूर होने लगेंगे, और दूर होने लगेंगे तो उनके बीच में स्प्रिंग लगी थी, वो स्प्रिंग उनको क्या करेगी, वापस रिस्टोर करेगी। तो जो ये वाली पूरी लेयर होगी ना, और ये सोचो कि दो मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींचने लगेंगे ऐसे, और ये इसको ऐसे खींचने लगेंगे ऐसे, समझ में आए, इनमें आपस में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन कट कर दूं, हर बार लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना आप, बच्चे इसमें स्ट्रेस के चक्कर में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको मैंने कट मार दिया, एक लेफ्ट का पोर्शन हो गया, एक राइट का पोर्शन हो गया, ठीक है, ये राइट का पोर्शन हो गया, ये फोर्स मेरी एफ है, ठीक है, और ये फोर्स भी मेरी एफ है, दोनों फोर्सेज एफ और एफ है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स इनको ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ, और इन सारे मॉलिक्यूल्स को ये खींचेंगे, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने इनको डिस्टर्ब करने की वो कर दी, आप इनको डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, तो डिस्टर्ब करना चाह रहे हो तो इनमें आपस में क्या डेवलप हो गया, अट्रैक्शन डेवलप हो गया। ये जो कंबाइंड फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं टेंशन, समझ गए आप, ये टेंशन डेवलप हो गया इनके बीच में। तो कहीं भी आप एक लाइन खींच दो, अब ध्यान रखना यार, जहां भी हमें टेंशन निकालनी वहां से हम क्या करेंगे, रॉड को कट मारेंगे, और कट मार के उस पर फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो देखो ये फोर्स एफ था, ये पोर्शन रुका हुआ है, तो आप बताओ ये फोर्स कितना होगा, ये एफ होगा। ये फोर्स एफ था, ये पूरा पोर्शन को मैं अलग देख रहा हूं, ये रुका हुआ है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये भी एफ आएगा, समझे। तो ये हमारी टेंशन फोर्स हो गई। और जो हमारा स्ट्रेस होती है, पता क्या होती है, स्ट्रेस होती है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग मतलब जो उसको दोबारा से क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। तुम्हारी स्ट्रेस क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो क्या होता है अगर आपने इसको रॉड को ऐसे खींच लिया, ठीक है, ऐसे इधर से खींच लिया है फोर्स से, और एफ से आपने इधर खींच लिया, मुझे यहाँ स्ट्रेस निकालनी है, उसको कट मारूंगा, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि भाई देखो ये रहा मेरा फोर्स, और रॉड का एक पोर्शन ये हो गया, इधर आप खड़े हो, ये रहा आपका फोर्स, ना तो ये पोर्शन भाग रहा है ना ये पोर्शन भाग रहा है, तो इन सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इधर इन सब पे एक फोर्स आ जाएगी एफ, और एक एफ इधर, और जो हमारी स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, एफ अपॉन ए होगी, दिस इज स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। और जिस टॉपिक जिस पर्टिकुलर फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, खींचने से जो स्ट्रेस डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो कुछ इसकी यूनिट प्रेशर की तरह हो गई, तो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो दोनों साइड से, अगर ये एक रॉड थी, ठीक है, मैंने इसको इधर एफ से और इधर एफ से मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया दोनों साइड से। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई अब बताओ स्ट्रेस कैसे निकलेगी, तो कुछ मत करो, यहाँ पे लाइन बनाओ, जिस मैंने यहाँ पूछा है इस जगह पे स्ट्रेस बताओ, तो आप यहाँ पे कट मारोगे, इसको लेफ्ट पोर्शन को अलग देखोगे, राइट को अलग देखोगे, और यहाँ पे ऐसे आप दिखा दोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं यार, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका फोर्स इधर से कितना है, एफ, इधर से भी आपका फोर्स एफ है, तो ये सारे जब इधर जाने की कोशिश करेगा, समझे, स्प्रिंग है बीच में, तो आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो फिर उसमें फोर्स डेवलप होगा, और वो उसको पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करेगा। तो इस बार इन सब पे ऐसे मिला के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स आएगा बहुत सारा, और इन सबका कंबाइंड इफेक्ट देखें, दैट इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे एक फोर्स इधर आ जाएगा, इन सारे मॉलिक्यूल्स पे इनका फोर्स आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और उसको कंबाइंड देखेंगे तो सारा मिला के एफ इधर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस ही नोट करते रहना, दिस इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, और क्या बन गई है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
ठीक है, ठीक, चलिए अब एक होती है हमारी शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है। जैसे सपोज करिए ये एक लेयर है ऊपर, ठीक है, और एक नीचे एक लेयर है, इनमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पास पास के मैंने इनको दूर दूर दिखा दिया। ठीक है, ऐसे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में भी मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे। इमेजिन करो दो सरफेस ऊपर नीचे, एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे, ऊपर भी मॉलिक्यूल होंगे नीचे भी मॉलिक्यूल होंगे, बीच में स्प्रिंग्स लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस को आगे धक्का मारूं तो क्या होगा, ये सरफेस आगे जाएगा और सारी स्प्रिंग्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, स्प्रिंग समझ रहे हो, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये स्प्रिंग सारी ऐसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे। तो सोचो यार, एक सरफेस नीचे एक सरफेस ऊपर है और मैं उसको ऐसे डिफॉर्म कर दूं तो जो स्प्रिंग्स है वो उसको क्या करेंगे, वापस खींच लाएंगे। तो ये स्प्रिंग्स को ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे, समझ गए, सरफेस ऐसे थे, दोनों बराबर थे, ये आगे चला गया, तो स्प्रिंग्स ऐसे ऐसे हो गई और स्प्रिंग्स को वापस खींचेंगी। तो ये जो फोर्सेज आएंगी, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, मैंने इसको थोड़ा आगे कर दिया है, समझे, तो ये जो फोर्सेज आ रही हैं ऐसे, ये कंपोनेंट्स को वापस लाएगा और जैसे आप हटाओगे ऐसे फोर्स को हटाओगे ये वापस वहीं पे आ जाएगा। तो ये जो फोर्स डेवलप होता है जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है, मतलब एक सरफेस के ऊपर एक सरफेस को डिस्प्लेस करने के बाद अगर आप फोर्स को हटाते हो तो सरफेस वापस आ जाता है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, समझ गए ना। तो स्प्रिंग की तरह मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो उससे आप इमेजिन करो, तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस पता क्या होती है, इस पूरे सरफेस पे जो पीछे की तरफ फोर्स आया उसको इस एरिया से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस होती है ना, ये क्या होता है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। जो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हुआ है अपॉन एरिया, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, समझ गए। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो गई, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गई और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंसाइल में क्या हुआ, आपने खींच दिया ऐसे, तो मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया, तो जो अट्रैक्शन पर यूनिट एरिया डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मैं कॉम्प्रेस कर दूं तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो मैं एक रिपल्शन डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर मैं एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस को आगे कर दूं तो फिर जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको वापस खींचेंगे, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गई शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस पे यार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो पहले स्ट्रेस पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेस पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस। अच्छा, मैं स्ट्रेन बता दूं यार आपको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन से, समझे। स्ट्रेन का मतलब कैसे होता है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट। तो स्ट्रेन का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है L, मैं इसको खींच दूं, ठीक है, बाई डेल्टा L, दिस इज डेल्टा L। तो स्ट्रेन जो होती है हमारी वो क्या होती है, डेल्टा L बाई L। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती, एंड ऑल्सो डायमेंशनलेस, दोनों काम होते हैं यहाँ पे, यूनिटलेस भी होता है और ये डायमेंशनलेस भी होता है स्ट्रेन। ठीक है, अब एक और ग्राफ बनता है इसमें, ठीक है, एक और ग्राफ बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का। बट अभी मुझे एक चीज बतानी आपको जरूरी है कि अब पूरा ग्राफ नहीं बता रहा मैं,
वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा ग्राफ को, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब सर्टेन लिमिट के बाद वाली बात भी है, उसको मैं भी कर नहीं रहा हूँ आपसे, कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, है ना, तो जो उसमें स्ट्रेस होती है और जो स्ट्रेन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है अप टू ए लिमिट, अप टू ए लिमिट। अब यार ऐसा हो रहा है तुम बहुत फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी टूट जाएगी, है ना, या बॉडी परमानेंटली खिंच जाती है। कभी आपने देखा होगा जब किसी बॉडी को खींचते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, बॉडी लौट के नहीं आती अपने शेप में, या ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ब्रेक हो सकती है, रप्चर हो सकता है। वो सब बातें हैं, प्लास्टिक बिहेवियर, यील्ड पॉइंट, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बट अभी थोड़ा न्यूमेरिकली कंसर्न है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वो भी पॉइंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, बट वो डिस्कशन और बाद में होगा, ठीक है। तो अप टू ए लिमिट तक की बात कर रहा हूँ। लिमिट मीन्स जहाँ तक इसका इलास्टिक बिहेवियर है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलास्टिक बिहेवियर? प्रॉपर्टी टू रिगेन शेप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है, जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। ये शायद एक और होता है, चेक करना आप। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यूनिट क्या आएगी इसकी, मतलब स्ट्रेन की तो यूनिट ही नहीं होती है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, और ये डिसाइड करता है कि कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो अब अगला पॉइंट नोट करो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक मतलब समझ रहे हो, जितना ज्यादा वो अपने शेप को क्या कर सकता है, रिगेन कर सकता है। इलास्टिक बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। खैर इस पे भी हम हमारे दो क्वेश्चन है। तो ये हमारी मेन में बात हो गई कि किसी बॉडी को डिफॉर्म करने पे, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने में उसमें एक डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। और वो डिफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट है। हार्ड सॉफ्ट वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहिए, बेसिकली मुझे बोलना चाहिए, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, ठीक है। और वो उसके लिए हमने कांस्टेंट बना रखा है यंग्स मॉडुलस, और वो बताता है कि डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा, किस रेशियो में होगा, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस वही होगा, हमारा प्रेशर की यूनिट हो गई, ठीक। डायमेंशन भी वही हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं यार, पहले स्ट्रेस को समझते हैं, ठीक है। स्ट्रेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, समझने जैसी तो कोई बात नहीं है, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक मासलेस रॉड है, ठीक है। एक रॉड है मासलेस, ठीक है। यहां पे एक मास हैंग कर रहा है m, रॉड मासलेस हो गई। मैंने पूछा भाई यहाँ पे टेंशन बताओ, तो अब आप प्रोसेस समझो कैसे टेंशन निकालते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रॉड इज मासलेस, ये मास सेम है, तो जहां मुझे टेंशन निकालनी हो मैं लाइन खींच दूंगा। एक लाइन खींचो आप, उसने बोला कि भाई ऐसा है, यहां से एक्सिस्टेंस पे टेंशन बताओ, पूरी लेंथ कितनी है, तो मैंने लाइन खींची, और लाइन खींच के मैं जो भी बॉडी, जो भी स्ट्रक्चर, उसको अलग अलग कर दूंगा। इसको मैंने अलग कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया, कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ फोर्सेस बैलेंस कर देना है वहां पे, बस बात खत्म, ठीक है। इस पूरे पे बताओ, इस पे ये, इसका तो मास है नहीं, इसका मास है, तो इस पूरे सिस्टम पे एक वेट आएगा नीचे mg, और जब ये वेट नीचे आएगा तो इन मॉलिक्यूल्स को कौन रोकेगा बताओ? इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स रोकेंगे, मतलब इस पूरे सिस्टम को कौन रोकेगा? जो यहाँ के मॉलिक्यूल का फोर्स आएगा, उसी को हम टेंशन बोलते हैं, है ना। तो ये आ गई हमारी टेंशन ऊपर की तरफ, और कितनी आएगी वो टेंशन, देख लो आप, टेंशन इज इक्वल टू mg। लॉज ऑफ मोशन की सीधी सी बात होगी, फोर्स बैलेंस कर दिया। पूछा स्ट्रेस कितनी होगी, तो व्हाट व्हाट स्ट्रेस, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं बोल दूंगा भाई स्ट्रेस होगी mg अपॉन ए, दिस इज स्ट्रेस, ठीक है। अब किसी ने पूछा भाई ऐसा है
इसमें नहीं स्ट्रेस बताओ। एक रॉड हैंग कर रही है, ठीक है, उसमें बताओ कितनी स्ट्रेस होगी। रॉड का मास m है, ठीक है, मास इज m। पूछा उसने यहां से एक डिस्टेंस पे बताओ कितनी स्ट्रेस होगी। रॉड का मास m है और यहां से एक डिस्टेंस पे स्ट्रेस बतानी है एंड दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज a। कट मारा मैंने, अलग अलग किया इसको, एक पोर्शन ऊपर का हो गया, एक पोर्शन नीचे का हो गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, बस यहाँ पे मुझे स्ट्रेस निकालनी, तो मतलब मुझे यहाँ के मॉलिक्यूल्स में क्या देखना है, फोर्स, ठीक है। ये होंगे, ये होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका वेट आएगा नीचे, कितना आएगा पता है, टोटल लेंथ इज l, तो व्हाट इज m बाई l, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं उसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मास मिल जाएगा, g से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वेट आ जाएगा। तो इसका वेट नीचे काम कर रहा है m बाई l, नीचे की तरफ। तो जितना इस पे फोर्स आएगा उतना ही यहाँ भी फोर्स आएगा, और सब मिला के जो आएगा उसको हम बोलते हैं टेंशन। ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस, समझे। तो ये इसको उठा के बैलेंस कर देंगे, तो जो फोर्स होंगे T, ये हो जाएगी m बाई l x के इक्वल, समझे। जितना इसका वेट है, इस वेट को कौन संभाल रहा है, जो यहाँ के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने जिम्मेदारी रखी हुई है इसको संभालने की। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस T आ गए, और इन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यही रिस्टोरिंग फोर्स है बेसिकली, और इसको मैं पर यूनिट एरिया से डिवाइड करूंगा तो स्ट्रेस मिल जाएगी। तो व्हाट इज स्ट्रेस, इसको ऐसे डिवाइड मार देते हैं, तो स्ट्रेस आ जाएगी mxg बाई LA। ये हमारी स्ट्रेस आ गई, ठीक। अब इसी पे एक नीट का क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ठीक है, और फिर जे का क्वेश्चन देखते हैं। ये इनफैक्ट ये पहले AIEEE में आया हुआ था और फिर नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, ठीक है। इसका वेट W1 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। इसका मास कितना है, वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज W1 एंड वेट ऑफ दिस रॉड इज W2। रॉड का वेट W2 है, लेंथ ऑफ रॉड इज L, लेंथ ऑफ रॉड इज L, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। उसने पूछा था यहां से L/4, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट कुछ भी हो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। यहां से L/4 पे स्ट्रेस बतानी थी, समझे। यहां से L/4 पे स्ट्रेस बतानी थी, तो मुझे तो लगता है कि आप ऐसे देख के बता सकते हो आंसर। जिसको समझ में आ गया होगा ना, वो कह रहा हो सर क्या करा रहे हो, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो वाकई में आसान है, बट हमें आसान क्वेश्चन भी करने हैं यार। जैसा पेपर आ रहा है आप देख रहे हो ना, सब करना है आपको, आसान भी करना है, टफ भी करना है। अलग कर दिया मैंने रॉड, यहाँ से इसको अलग कर दिया, ऐसे ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया। यहाँ मुझे पता है कि इनके मॉलिक्यूल्स पे ऊपर फोर्स आएगा, इन पे नीचे फोर्स आएगा, पहले हमें वो निकालना है। तो ये सारी फोर्स मैं मान लेता हूँ ऊपर कितनी है, T है। और ये फोर्स क्या कर रही है बताओ, ये फोर्स इस पूरे को बैलेंस कर रही है। तो ये W1 है और ये कितना, ये W2/4। तो नेट कितना आ गया बताइए, W1 + W2/4, ये नेट वेट आ गया। और इस सारे वेट को इस फोर्स ने बैलेंस कर रखा है, दिस इज T, ठीक है। जब स्ट्रेस निकालोगे तो T अपॉन एरिया करोगे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस आएगी वहां पे वो कितनी आएगी, वो आएगी W1 + W2/4 अपॉन A। दिस इज स्ट्रेस, जो उसका एरिया होगा, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा ना निकाल दी स्ट्रेस। अब देखो ये रॉड का क्वेश्चन था, समझे। रॉड को ऊपर एक्सेलेरेट करा दिया, देखो ये रॉड है और ये A एक्सेशन से ऊपर एक्सेलेरेट कर रही है, इसका एक्सेशन A है, ठीक है। और आपसे पूछा कि भाई ऐसा है, यहां से x डिस्टेंस पे बताओ इसमें कितनी स्ट्रेस आएगी एट डिस्टेंस x। तो मैं क्या करूंगा, रॉड को ब्रेक कर दूंगा ये से दो पार्ट्स में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट नीचे का हो गया ये। आप सबको पता है इसका मास कितना आएगा, m/Lx आएगा, वेट आएगा m/Lx इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन मॉलिक्यूल्स पे ऊपर फोर्स आएगा T, पहले मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन इस बार बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है तो मैं फोर्स बैलेंस नहीं करूंगा, मैं क्या लिखूंगा,
T माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए, तो T माइनस एम बाई एल एक्स जी इज एम बाई एल एक्स ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से जो T आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा एम बाई एल एक्स और जी प्लस। दिस इज नेट टेंशन या अपवर्ड एक्शन में, ठीक है। और अगर इसको मैं इस एरिया से डिवाइड मार दूंगा बाय दिस एरिया तो मुझे स्ट्रेस मिल जाएगी। तो क्या आएगी स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी एम बाई एल एक्स बाई ए जी प्लस ए, ये स्ट्रेस आ गई, ठीक है। दिस इज स्ट्रेस अगर एक्सलेट कर रहा है तो। फिर देखो भाई, अब ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला, स्ट्रेस इन ए रॉड। ये रॉड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंथ इज एल, लेंथ इज एल एंड मास इज एम, ठीक है। यहां से एक्सिस्टेंस पे स्ट्रेस निकालनी है और मैंने यहां पे इसको खींच रखा है फोर्स। फ्रिक्शन इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और मुझे यहां से एक्सिस्टेंस पे क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट। मैंने बोला ना लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है बेसिकली, सॉलिड्स में कुछ नहीं है, आपको लॉज ऑफ मोशन आता हो काम हो जाता है, ठीक है। क्या करना है यार, वही कहानी, हमें जहाँ टेंशन, जहाँ स्ट्रेस निकालनी सबसे पहले वहाँ टेंशन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, बॉडी को दो पार्ट में अलग कर देंगे, अगर बॉडी रुकी हुई है तो फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे और बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है तो हम सारे फोर्सेस को एफ इक्वल टू एम ए के इक्वल कर देंगे, ठीक। चलो इसको ब्रेक करते हैं। आप सबको पता है कि इसका जो मास होगा वो कितना होगा, एम बाई एल एक्स होगा। आप सबको पता है कि इसका जो मास आएगा इस पोर्शन का, यहाँ से कट मारोगे ना, जो थोड़ा लंबा बना दिया मैंने और एक्चुअली उसी का पोर्शन है, इसको माइंड मत करना आप, एम बाई एल एल माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज एफ, ठीक है। क्या करना है भाई, वही कहानी कि जहाँ पे आपने कट मारा हो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा, इन पे मॉलिक्यूल्स होंगे और खींच रहे हो तो इनमें आपस में इंटरेक्शन डेवलप होगा, इस पे इधर आएगी टेंशन टी, इस पे टेंशन टी इधर आएगी, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या बनेगी यार, हम सीधे यहां से निकाल सकते हैं, क्यों, इसी को पढ़ लेते हैं, फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। जो इसका एक्सेलेरेशन आएगा, मतलब जो इसको भगा रहा है वो टेंशन ही तो भगा रही है, यहाँ पे जो इन मॉलिक्यूल्स की टेंशन आएगी तो उसको खींचेगी, तो टी इज एम बाई एल एक्स से, क्यों, टी इज एम ए एंड व्हाट अबाउट ए, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बॉडी रखी हुई है, इसका टोटल मास एम है, तो जिसका ए होगा वो देगा एफ बाई एम। तुम लोग ए के प्लेस पे एफ बाई एम पुट कर देंगे तो एम बाई एल एक्स और ए के प्लेस पे एफ बाई एम, तो टेंशन कितनी आएगी, टेंशन आएगी एफ बाई एल एक्स, ये टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई एल एक्स, ठीक है। कैसे टेंशन आ रही, कांस्टेंट या वेरिएबल, ये वेरिएबल टेंशन है भाई। तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा, अगर आपसे पूछ ले भाई इसका ग्राफ बता दो, तो देखो अगर आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया ना और ये ऐसे रॉड रखी हुई है और यहाँ पे मैंने टेंशन बना दी, सॉरी जहाँ पे स्ट्रेस बना दी, और एफ एक्स बाई एल ए, ठीक है, रॉड ऐसे रखी है, ये मैं इसको खींच रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्ट्रेस, सॉरी यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे स्ट्रेस हो गई, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, पता है। इस एंड पे स्ट्रेस सबसे कम आएगी, यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा ना, एक्स हमने डिस्टेंस पीछे से ली थी, तो रॉड के यहाँ पे टेंशन सबसे कम होगी और जैसे आप आगे बढ़ोगे वो टेंशन बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि इस लाइन के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने पोर्शन को खींच रहे होंगे। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो तो जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पूरे को खींच रहे होंगे, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये मॉलिक्यूल्स पूरे को खींच रहे होंगे, समझे। तो क्या है यहाँ पे कि जो आपकी टेंशन है वो बढ़ती जा रही है आगे जाते जाते, टेंशन इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे टेंशन मैक्स होगी, यहाँ पे टेंशन मिनिमम होगी और इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ये इसका रिलेशन हो गया
एफ एक्स बाई एल ए, सॉरी स्ट्रेस, मैं टेंशन बोल रहा हूँ, दिस इज स्ट्रेस। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में स्ट्रेस हो गई। ठीक है, अब यार अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्या है कि देखो जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी टूट जाती है, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दो। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है वो क्रश हो जाती है, ऐसे क्रश हो गई बॉडी, और कभी कभी उसकी लेयर हट जाती है। क्रिकेट विकेट खेलते हो आपने देखो बैट फट जाता है ऐसे, है ना, उसकी एक पूरी लेयर हट जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो देखो भाई किसी किसी की क्या होती है स्ट्रेंथ, पता है किसी किसी की स्ट्रेंथ क्या होती है कि उनके मॉलिक्यूल्स में उनको कितना भी ऐसे दबा लो ना, कितना भी कंप्रेस कर लो, वो टूटने का नहीं, कितना भी खींच लो टूटने का नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दो ना, बॉडी पे टेंजेंशियल फोर्स लगा दो, तो पता चला कि ऊपर की लेयर ऐसे हटके बाहर निकल गई ऐसे। ठीक है, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि शेयर स्ट्रेस कितनी है और टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है। तो एक बॉडी में क्या होता है, आप फोर्स से अप्लाई करते हो ना, तो जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स क्या होता है, वो शेयर स्ट्रेस भी डेवलप करता है और वो टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी डेवलप करता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि किसी भी बॉडी पे किसी रॉड को ऐसे खींचते हो ना ऐसे, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होती है और साथ में शेयर स्ट्रेस भी डेवलप होती है, दोनों डेवलप होती है। देखो कैसे, अब ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है कि मैंने इसको ऐसे खींच दिया एफ और एफ, इसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन इज ए। ठीक है, एक लाइन आ जाए थीटा एंगल पे। ठीक है, और आपसे कहेगा कि इस वाले एरिया पे बताओ कितनी टेंसाइल स्ट्रेस है और कितनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। इस वाले एरिया पे कितनी टेंसाइल स्ट्रेस और कितनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। देखो वही कहानी में क्या करना है, इसको यहां से मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देना, एक पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, और एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, इधर भी आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है, इधर भी आपने एफ फोर्स अप्लाई किया है। तो इन मॉलिक्यूल से कितना फोर्स आएगा एफ, और इन पे भी कितना फोर्स आएगा, इन पे भी एफ आएगा। सॉरी, तो सारे फोर्सेस को क्या होना है, बैलेंस होना है। ठीक है, और ये एंगल थीटा दिया है। ठीक है, और ये एरिया कितना हमारा, दिस एरिया इज ए। तो अब सोचो यार कि अगर मैं किसी सरफेस पे, ये कोई सरफेस हो गया, ठीक है, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, समझे, तो जब फोर्स आप इसको ऐसे खींचोगे और ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, एक फोर्स तो ऐसा आएगा एफ कॉस थीटा, और एक फोर्स ऐसे आएगा कितना, एफ साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली जब यहां पे आप फोर्स अप्लाई करोगे एफ, तो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा, ये कितना आएगा एफ कॉस थीटा, और ये कितना आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब बताओ ये जो एफ कॉस थीटा फोर्स है ये सरफेस को क्या करेगा बताओ। जो एफ कॉस, जैसे ऐसे देख रहा हूं ये फोर्स एफ, तो ये एफ कॉस थीटा पैरेलल टू सरफेस आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स को ऐसा ना स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो लेयर है ये उखड़ के नीचे चली जाए। एफ कॉस थीटा लेयर्स में इमेजिन करो कि ये ऐसे लेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसे ऐसे लेयर्स हैं। तो एफ कॉस थीटा सोच रहा है कि यार ऊपर की लेयर चली जाए साथ में, लेकिन अब ये लेयर्स को क्या करेंगे, पकड़ के रख लेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगी, शेयर स्ट्रेस।
समझ आ रही बात? इसको ऐसे लेयर्स में एज्यूम करो, ऐसे लेयर्स हैं। तो जब ऐसे फोर्स F cos थीटा लगेगा तो वह इस पूरी लेयर को ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी पीछे वाली लेयर उसको ऐसे रोक लेगी पीछे। तो यहां पे आ गए शेयर स्ट्रेस। अब ये जो F sin थीटा है, ये इसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये पूरी लेयर उखड़ के बाहर निकला है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाले इधर ही इसको खींच लेंगे ऐसे कि भाई रुको, कहां जा रहे हो, है ना? समझ गए? तो ये जब खींचोगे तो ये फोर्स क्या देगा? ये देगा इसको टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये सरफेस दूर जाना चाह रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे पकड़ के, रुक जाओ। और ये क्या देगा? F cos थीटा देगा शेयर स्ट्रेस। क्लियर? कि ये सरफेस को ऐसे भगाने की कोशिश कर रहा है टेंजेंशियली। ठीक? तो अब जो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगी वो आएगी F sin थीटा की वजह से। ये इसको खींच रहा है, उखाड़ रहा है। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, वो टेंसाइल देती है या कॉम्प्रेसिव देती है। ठीक? तो ये हो गया भाई टेंसाइल स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये शेयर स्ट्रेस के लिए। अब देखो भाई, अगर ये एरिया ए है ना, ये ऐसे फिगर बन रही है, दिस एरिया इज ए एंड दिस एंगल इज थीटा। ये एरिया ए है, ये एंगल थीटा है। तो जो हमारा ये वाला एरिया आएगा, दिस एरिया विल बी ए बाई कॉस थीटा। ये वाला एरिया ए बाई कॉस थीटा देगा। पता है, जैसे जो लेंथ का रेशियो होता है वही हमारे एरिया में भी रेशियो होता है। और ये एरिया कितना आएगा? ये आएगा ए बाई, मतलब अगर ये एरिया है, ए है, ये थीटा है, तो इस एरिया को हम ए डैश लिख देते हैं, इससे ए डैश। तो जो ए बाई ए डैश आएगा दैट इज कॉस थीटा, और यहाँ से जो ए डैश आएगा वो देगा ए बाई कॉस थीटा। ठीक है? तुम्हारा एरिया कितना हो गया? दिस इज ए डैश इज इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा। अब मुझे कौन सी स्ट्रेस निकालनी? टेंसाइल निकालनी। टेंसाइल कौन देगा? F sin थीटा देगा। तो पहले मैं लिखूंगा टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया विच इज ए बाई कॉस थीटा। तो F sin थीटा कॉस थीटा बाई ए, ये आ गया भाई टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है? फिर कहेगा शेयर स्ट्रेस बताओ। तो ये हमारा F cos थीटा है। ठीक है? या उसका फॉर्मूला भी बन जाता है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको। टेंसाइल स्ट्रेस कितनी थी? F sin थीटा अपॉन कितना? A बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो F sin थीटा कॉस थीटा बाई A, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 sin थीटा कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिखते हैं, तो कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है F sin 2 थीटा बाई A, आप लोग कवर कर जाते हो। अब बताओ शेयर स्ट्रेस बताओ कितनी होगी? व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? तो ये दे रहा शेयर स्ट्रेस कौन? F cos थीटा। तो F cos थीटा को मैं डिवाइड मारूंगा इस एरिया से। ठीक है? और एरिया कितना है? जो हमारा एरिया है वो है कितना? A बाई कॉस थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज F cos स्क्वायर थीटा बाई A। समझे? तो ये हमारी स्ट्रेस आ गई। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछता है इस पे? स्ट्रेस बता दो कितनी होगी? शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल में दोनों आ गई। कौन सी? टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गई। ठीक है? अब इसमें यार एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? इस पे अब इधर रॉड का क्वेश्चन आता है यार। एक रॉड घूम रही है, ठीक है? तो उसमें स्ट्रेस कितनी होगी? देखो आपकी बुक्स वगैरह में क्वेश्चन रहता है ये, अब ये जेई में तो उस पर पूछता है क्वेश्चन, है ना? तो जेई वाले बच्चे तो उसको बहुत सीरियसली देखें। नीट वाले भी कर लें, क्योंकि आपके मॉड्यूल में टेस्ट में आता है, दिया रहता है कोचिंग वोचिंग की बुक्स में, है ना? पूछ लेते हो आप लोग, फिर कहते हो सर पढ़ाया नहीं आपने। ठीक है? इसलिए मैं करा रहा हूँ, आने के चांसेस के कम है। ठीक है? बट समझ लो आप, पॉसिबिलिटी जो है ज़रूर, जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? तो जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो आपको पढ़ना ही है फिर उस चीज़ को। तो एक रॉड है, ठीक है? इस रॉड को मैंने यहाँ से पड़े घुमा दिया। क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बता रहा हूँ, हर कोचिंग के मॉड्यूल में रहता है क्वेश्चन। ठीक है? हालांकि नीट में कभी आया नहीं है। इस रॉड को मैंने पकड़ के घुमा दिया ऐसे, ठीक? और कहेगा
हालांकि मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये लेंथ L है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन का तो क्वेश्चन है। एरिया इसका A है और आपसे कहेगा भाई ऐसा है, यहाँ से इधर से x ले लेते हैं डिस्टेंस, चलो यहाँ से एक डिस्टेंस पे क्या बताओ स्ट्रेस कितनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करोगे आप, पता है क्या, आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दोगे। एक पोर्शन तो ये हो गया, ऐसे घूम रही है, और एक पोर्शन हमारा ये हो गया। पता है कि ये इस पे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब पे अंदर फोर्स आ रहा है और मैं वही फोर्स पता करना है T, ठीक है। इन पे फोर्स ऐसा आएगा T, हमें ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पता है सर्कुलर मोशन हो रही है, तो ये बताओ ये जो इतना पोर्शन है इसको घुमा कौन रहा है चारों तरफ, ये जब ऐसे ऐसे रॉड घूमेगी चारों तरफ तो इतने पोर्शन कौन घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस मुझे इस पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों, अगर इतनी रॉड पे मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत आसान है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना। मैं यहाँ से एक्सिस्टेंस पे, ये एक्सिस थी ना, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की छोटी सी लेंथ ले लूँगा। इसका मास कितना आएगा, इसका मास आएगा m/l/dr। डिस्टेंस यहाँ से r है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mr/ओमेगा², भाई dm इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये रॉड कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ये x से शुरू होती है और l पे खत्म होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम x एंड एंड्स एट l। तो बस लिमिट लगा दो, x है और खत्म क्वेश्चन। अब तुम लोग बताइए लिमिट में क्या डालना है, तुमको ऐसा लगता है बहुत खतरनाक से क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं है, m/l ओमेगा² बाहर आ जाएगा, r/dr का r²/2 आ जाएगा, और लिमिट लगा दोगे x से l, तो m/l, और ये आ जाएगा l²/2 माइनस x²/2 अपॉन एरिया से डिवाइड मार दोगे। अपॉन एरिया से डिवाइड पे तो मारना है यार, तो दिस इज स्ट्रेस, ये हमारी स्ट्रेस आ गई डिस्टेंस x, ठीक है। याद कर लो भाई इसको। और एक और स्ट्रेस का क्वेश्चन पूछ लेता है यार, एक रिंग है, ठीक है, रट लेना यार, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, नीट में आ सकता है ये, ठीक है। और ये रिंग ऐसे घुमा दी मैंने ओमेगा से। रिंग का मास कितना है, मास इज m एंड रेडियस इज r, एंगल वेलोसिटी इज ओमेगा। कहेगा भाई इसमें, और इसका ये जो एरिया है ना, कौन सा, इसका ये कुछ थिकनेस होगी इसकी ऐसे, एंड दिस एरिया इज ए, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। कहेगा भाई टेंशन बताओ, या स्ट्रेस पूछ लेगा, स्ट्रेस तो आपको पता ही है। तो घुमाओगे ना तो ये रिंग ऐसे बाहर भागने की कोशिश करेगी, बाहर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेंगे थीटा एंगल पे। यार ये बहुत जगह आने वाला है, बहुत जगह आने वाला है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको थिकनेस दिखा देते हैं, ये थिकनेस हो गई। इसका मास पता कितना है, पूरा एंगल 2 पाई है, तो मास पर यूनिट एंगल होगा m/2 ये एंगल में 2 थीटा लिया है, तो इनटू 2 थीटा, तो इसका मास आएगा, वो आएगा m/π d थीटा, सॉरी m/π 2 थीटा, मतलब 2 से m/π थीटा, ये इसका मास आ गया। इसको dm लिख लेते हैं, हालांकि इंटीग्रेट नहीं करना यार, इंटीग्रेट नहीं करना मैं, m/π थीटा इसका मास आ गया। तो ये घूमेगी ना, तो ये पोर्शन ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर घुमाओगे तो सोचेगा यार बाहर चलो, बाहर फोर्स लगता है सब पे, सब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा बताओ, जो इसके पास वाला पोर्शन ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन इसको खींच लेगा कि नहीं अंदर आओ, कहाँ जा रहे हो बाहर, तो इन मॉलिक्यूल्स को, इधर वाला पोर्शन को ऐसे खींच लेगा टी से, और इसको ऐसे खींच लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जेईई और नीट वाले सारे बच्चों के लिए, ये टी और टी से ऐसे खींच लेंगे इसको। ये एंगल कितना था, ये थीटा था, तो ये थीटा बनेगा, ये 90 थीटा और ये थीटा देगा, तो ये टी कॉस थीटा आएगा, ये टी कॉस थीटा आएगा, ये टी साइन थीटा आएगा, और ये भी टी साइन थीटा आएगा, समझे।
और ये दोनों मिलके इसको क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, समझे? कौन? ये टी साइन थीटा और ये टी साइन, और ये कैंसिल हो गए, समझ गए? बात समझ में ही? इसको घुमाया तो पोर्शन बाहर भागने की कोशिश करेगा, तो जैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा इधर वाला पोर्शन को अंदर खींच लेगा, ये अंदर खींच लेगा और ये बॉडी रुक जाएगी, और ये कंपोनेंट इसका, ये कंपोनेंट इसका, ये कंपोनेंट दोनों अंदर लगेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स आएगा सेंट्रीपिटल? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2t साइन थीटा इज इक्वल टू m, ये m है हमारा, m बाई पाई थीटा, तो m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को भी थीटा लिख देते हैं, मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए आप, तो 2t थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर थीटा अपॉन पाई। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और t की वैल्यू आ गई कितनी? t की वैल्यू आ गई एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई। रिजल्ट याद कर लो, रट लो, समझ लो। स्ट्रेस कितनी होगी? व्हाट अबाउट स्ट्रेस? स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। किसका एरिया? यार ये वाला एरिया लोगे ना, ये एरिया, यही तो टेंशन आई इस एरिया पे, इस पे। और ये एरिया वायर का कितना, मैंने बोला आपको ए, तो जो स्ट्रेस आएगी वो कितनी होगी? एम आर होगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई है। दिस इज स्ट्रेस इन द वायर। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है, और लॉज ऑफ मोशन के किसी भी क्वेश्चन में ना स्ट्रेस स्ट्रेन लग जाएगा, समझ गए आप? जैसे ये पुली है, अभी जस्ट मैं क्वेश्चन देख रहा था, बुक पढ़ी, अभी दिखा मुझे क्वेश्चन कि यार मास m1 हैंग कर रहा है, ये मास m2 हैंग कर रहा है, और बताओ इसमें कितनी स्ट्रेस है, इसका एरिया ए गिवन है। तो आप सबको पता है, समझ में आ जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ये क्या होता है बताओ? ये टेंशन होती है स्ट्रिंग में, अपॉन दिस एरिया, तो ये स्ट्रेस आ जाएगी। क्लियर? तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्ट्रेस पे कंसंट्रेट करो आप। स्ट्रेस स्ट्रेन पे अच्छा एक आध क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ठीक है, स्ट्रेन और भी होती है यार। ठीक है, क्वेश्चंस करा दें आपको, अच्छा एक दो रुको पहले। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे आएंगे देख लो यार, समझे? मतलब सारे तरह के आ सकते हैं और इजी क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि वायर है, मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर निकालना। अब इसका मास है 10 kg। HCF बना के कुछ आसान से क्वेश्चन है, HCF बना की बुक पढ़ी थी मेरे पास अभी, मैं इसी से करा देता हूँ मैं आपको। 10 kg, ये 3 मीटर लॉन्ग एक वायर है, पहला ही क्वेश्चन है बल्कि ये 3 मीटर लॉन्ग वायर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 4 मीटर, 4 mm स्क्वायर। ठीक है, और यंग्स मॉडल्स दिया है कितना है? 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडल्स दिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस फाइंड करो, स्ट्रेन फाइंड करो, और एलोंगेशन फाइंड करो। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा और आंसर लिखूंगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप करोगे।
तो वीडियो पॉज करो यार, पहले आंसर निकालो, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको फॉर्मूला भी नहीं देखना है, ठीक है। तो यार ये लोड लगा हुआ है, इसका मुझे एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और आंसर इसका आ रहा है। अब चीटिंग नहीं यार, अपने आप सॉल्व करो। अगर आप ये भी देख रहे हो वीडियो में तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। दिस इज 2.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज स्ट्रेस। फिर आपसे पूछा स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज वाई। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा यहां से स्ट्रेस बाई वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई। मैं आपको आंसर बता दूं, दिस इज 1.25 इंटू 10⁻⁻4, दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। फिर इसने पूछा आपसे व्हाट इज एलोंगेशन, तो स्ट्रेन के बाद एलोंगेशन निकलता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो व्हाट इज डेल्टा एल? दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज स्ट्रेन इनटू एल। और मैं आपको आंसर बता रहा हूं, दिस आंसर इज 3.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर, बिल्कुल मीटर। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं थी, समझे? तो ये लॉन्ग आ गया। तो देखिए एलोंगेशन कैसे निकालेंगे आप, लिख लीजिए y इज एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो y इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल कितना गया यहां से? डेल्टा एल आएगा एफ एल बाई ए वाई, नोट कर लिया। एफ दिया हो, एल दिया हो, ए दिया हो, तो आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो। किसी बॉडी में लेंथ दी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, यंग्स मॉडल्स दिया है, तो ऐसे आप चेंज लेंथ निकाल लोगे, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है यार कि वायर भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, तो हम पूरे वायर को भी एक स्प्रिंग से मान सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। भाई स्प्रिंग में क्या होता है, खींचो तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो उसको वापस रिस्टोर करता है, कॉम्प्रेस करो तो भी उसमें फोर्स डेवलप होता है। सेम कहानी रॉड में होती है, ठीक है। किसी रॉड को जब हम खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है अंदर की तरफ जो उसको रिस्टोर करता है, और कॉम्प्रेस करते हैं तो भी उसमें एक फोर्स डेवलप होता है जो उसको रिस्टोर करता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह बिहेवियर होता है किसका? एक रॉड का। तो देखो भाई, अब यहां से समझते हैं, हम यहां से एफ निकालते हैं। देखो एफ आएगा पता है कितना? ये आ जाएगा मुझे हिसाब से वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल, ये एफ की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल इज एलोंगेशन, ये डेल्टा एल इज एलोंगेशन। तो अगर मैं इसको डेल्टा एल को एक्स लिख दूं और उसको मैं कंपेयर मार दूं एफ इज के एक्स से, तो के कितना आ जाएगा? दिस इज वाई ए बाई एल। और ये हम लोग क्वेश्चन में बहुत यूज करेंगे, पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे। एसएचएम में यूज होगा, कई जगह यूज होगा, है ना, कि जो हमारा एक जो रॉड होता है वो किसके तरह बिहेव करता है, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो जहां जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन बनते हैं, वो हर जगह पे रॉड लगा सकता है, पता है, कहीं भी रॉड लगा देगा और आपसे कहेगा बस सॉल्व करो, वर्क एनर्जी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मैंने एक रॉड को एक्स डिस्टेंस खींच लिया, वैसे इसकी लंबी सी डेरिवेशन है, मैंने एक रॉड को यहाँ से फिक्स थी, मैंने इसको एक्स खींच लिया, है ना, और एक मेरे पास स्प्रिंग है ऑफ सेम लेंथ, इसको मैंने एक्स खींच लिया। तो स्प्रिंग को खींचते हो तो इसमें एनर्जी आ जाती है, कितनी एनर्जी आती है स्प्रिंग में? हाफ के एक्स स्क्वायर, सबको पता है। तो रॉड को खींचने भी उसके अंदर क्या होगा, कि एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज के इज वाई ए बाई एल, समझे। तो हम यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। नोट करिए भाई कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए अगले में लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। आज बेसिक हमारा हो गया है ना। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस करेंगे हमें शेयर स्ट्रेस पे, शेयर स्ट्रेन पे, है ना, और इन पे प्रॉब्लम्स ही करनी बेसिकली हमें। और हमें एक ग्राफ देखना है किसका, जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनता है। चैप्टर छोटा सा है ये, एक लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पर।